हेलो एवरीवन, दिस साइड योर मेंटर श्रुति भारद्वाज। सो आज हम अपना सीडीएस का 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम अपना इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। मैं इसमें आपको ये बताऊंगी कि आप इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, इससे आपके ज्यादा नहीं तो 10 से 12 जो क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट सीडीएस में पूछे जाते हैं उसमें से 6 to 7 क्वेश्चंस तो आपके जरूर करेक्ट होंगे, डायरेक्टली इधर और इनडायरेक्टली। क्योंकि मैं ना ही सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, इनफैक्ट उसका एनालिसिस करके दिखाऊंगी और ज्यादा लंबे वीडियो भी नहीं रखेंगे, तो आपको ये शॉर्ट वीडियो में ही एक कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा पूरे इकोनॉमिक्स का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2023 का जो अभी सीडीएस 1 एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। सो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट था इकोनॉमिक्स। ये सेट ए है, तो अगर आपके पास हो तो आप लोग भी साथ में निकाल लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 20 हमें बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन लेड टू इन्फ्लेशन। इसमें से किस सिचुएशन में जो है आपकी इन्फ्लेशन होगी। ऑप्शंस है रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आउटवेइंग सप्लाई। मान लीजिए आप जब ये क्वेश्चन रीड कर रहे हैं आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो हम किस तरीके से इसको टैकल करेंगे। सो ए ऑप्शन इज, हमें देखना है कि इन्फ्लेशन कब होते हैं, और इन्फ्लेशन का मतलब ही है जब आपके पास डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, या फिर आपके पास मार्केट में पैसा ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो ए ऑप्शन कहता है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जो है उससे कम है, तो ठीक है हम इसको साइड पे रख देते हैं, हो सकता है। सेकंड, स्लगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिमांड ही कम है, लोग उस चीज को लोग इस पेन को खरीदना ही नहीं चाहते, तो क्यों इसकी जो है आपकी इन्फ्लेशन होगी। सी ऑप्शन इज रिडक्शन इन द मनी सप्लाई। अगर ऑलरेडी मनी सप्लाई कम है तो भी क्यों होगी। एंड डी इज हायर लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो आप रिलेट कीजिए, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा जेब में, तो वो खरीदेंगे कैसे। सो इस केस में भी नहीं हो सकता। तो इसका मोस्ट सुटेबल जो ऑप्शन है वो आंसर है, दैट इज ए। जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब लोगों की जेब में पैसा है, वो इस पेन को खरीदना चाहते हैं। 100 लोग हैं जो इस पेन को खरीदना चाहते हैं, लेकिन पेन सिर्फ 10 है, तो ऑब्वियसली बात है जो आपका सप्लायर होगा उसके पास सप्लाई कम है, तो वो अपने मुंह मांगे दाम जो आपसे मांगेगा। तो इसका आंसर हो जाता है ए। एक और बात, जो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बोनस रहेगा आपके सीडीएस एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं लास्ट में आपको 5 कोर कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी इकोनॉमिक्स के, जिसमें से आपको आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे 3 से 4 तो एटलीस्ट, जिसमें आपका एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन रहेगा। आरबीआई के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है आपका आरबीआई। और फिलिप्स कर्व हो गई आपकी, गिनी कोफिशिएंट हो गया। इस तरीके से जो आपके इंपॉर्टेंट 5-7 टर्मिनोलॉजी है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो आप लास्ट तक बनी रहिएगा। अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन के, सिर्फ ये पढ़ के नहीं छोड़ देंगे, इसके टाइप्स और ये किस तरीके से होता है। सो मैंने थोड़ा राइटअप किया था आप लोगों के लिए। देखो, इन्फ्लेशन हमें पता है क्या होते हैं, जब भी आपकी जो है डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से, ठीक है। लेकिन वो आपके 2 तरीकों से हो सकते हैं, या तो डिमांड पुल या कोस्ट पुश या सप्लाई शॉक कह सकते हैं आप। डिमांड पुल में क्या होता है, जब आपका व्हेन एग्रीगेट डिमांड आउटस्ट्रिप्स जो है एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड जितनी थी उससे सप्लाई कम रह गई या डिमांड आपकी ज्यादा हो गई, तो वो डिमांड पुल हो गई एक तरीके से। देन एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई का क्या मतलब होता है, अभी गवर्नमेंट मान लो एक्सपेंशनरी स्टांस फॉलो कर रही है। ये टर्मिनोलॉजीज भी हम आगे देखेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सिमिलरली आपकी फिस्कल पॉलिसीज, ये हम देखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। सो बेसिकली यहाँ बोल रहे कि एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई, अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको देगी और मान लो बैंक्स कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे, तो आपकी जेब में ज्यादा पैसा रहेगा, जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। थर्ड इज गवर्नमेंट कटिंग डायरेक्ट टैक्स रेट। अगर गवर्नमेंट मान लो आज आप एक पेन खरीदने जाते हो, इस पे टैक्स ले रही है 2 रुपए का, वो कल 1 रुपए का कर देगी, तो आपका जो है टोटल इस पेन का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो उसने टैक्स रेट को कम कर दिया। देन ग्रोथ इन वेजेस, मतलब आपकी सैलरी बढ़ गई, वही चीजें कि जो आपके रेगुलर वर्कर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ गई है। फिर है हमारा हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। अब ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन आपका ए है जो एक फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। इसको ऐसे ही कहीं से अफवाह सुनाई दी कि हो सकता है 4 दिन बाद 10 दिन बाद आपकी महंगाई बढ़ जाए। महंगाई बढ़नी नहीं थी, लेकिन इसको ऐसा लगा, इसकी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, तो इसने जाके अपने मालिक को बोला, ये इसका मालिक है मान लीजिए बी, इसने इसको जाके बोला कि क्योंकि 10 दिन बाद जाके महंगाई बढ़ जाएगी तो आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। अभी ये 100 रुपए कमाता है मान लो पर आवर, ठीक है, तो इसने बोला मुझे 150 दे दीजिए पर आवर, क्योंकि मेरी
जो है जाके अभी 10 दिन बाद महंगाई बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ बाकी के जितने भी थे आपके C, Z, D कुछ भी लगा लीजिए आप, जो भी एम्प्लॉयज थे कंपनी में, वो सब भी जाके B को जो आप इनके मालिक है बोलने लग गए। तो ये एक साइकिल हो गई। कैसे? महंगाई बढ़नी नहीं थी, लेकिन क्योंकि इसने एक्सपेक्ट किया कि महंगाई बढ़ जाएगी, जिस कारण इसने अपने मालिक को बोला टू इंक्रीज सैलरी। इस चक्कर में आपकी जो है महंगाई बढ़ गई, क्योंकि जब ये यहाँ से मान लो ओके बोल देगा कि हाँ ठीक है हम सैलरी बढ़ा देते हैं आपकी, तो साथ ही में ये आगे से जहां से इसके पास रॉ मटेरियल आता था वहां का प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि ये अपनी जेब से तो इनको 150 रुपए देगा नहीं। तो मान लो ये किसी आगे कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदता था, उसको ये लेता था फॉर एग्जांपल 80 रुपए का, तो अब ये वहां से 100 रुपए का बोलेगा कि अब आप मुझे 100 रुपए दो। तो ये एक साइकिल बन गई, क्योंकि महंगाई ना बढ़नी थी लेकिन इन्होंने अपनी सैलरी बढ़वा ली, इस वजह से महंगाई बढ़ गई। तो ये एक साइकिल में ये लूप बन जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई है। देन हमारा कॉस्ट पुश और सप्लाई शॉक है। इसमें क्या होता है आपका कॉस्ट पुश, मतलब आपके सामान की कॉस्ट पुश हो गई, और सप्लाई शॉक होता है आपके सामान की सप्लाई कम हो गई। तो बेसिकली इनको एक तरीके से यूज करते हैं, बट बस माइनर सा डिफरेंस है कि कॉस्ट पुश में आपके कॉस्ट बढ़ जाती है रॉ मटेरियल की, और सप्लाई शॉक में आपकी सप्लाई कम हो जाती है। सो सेम राइजिंग वेजेस हो जाएगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गया आगे से आपका, हायर इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो गया। डेप्रिसिएशन मतलब अगर पहले आपका जो है $1 फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज के बराबर था, अब आपका जो $1 है वो 100 रुपीज के बराबर हो गया। ये कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे कि डेप्रिसिएशन से डायरेक्ट इन्फ्लेशन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर मान लो मुझे एक पेन खरीदना है और अभी मैं उसके $1 देती हूँ, तो मुझे जब मैं चेंज करवाने जाऊंगी RBI के पास तो वो मुझे 90 रुपीज दे देगा। लेकिन सेम अगर मैं वही पेन खरीदना चाहती हूँ तो मुझे $1 के ही 100 रुपीज देने पड़ेंगे, तो 10 रुपीज तो बढ़ गए, और हम लोगों की करेंसी तो रुपीज में होती है, इस वजह से भी आपकी महंगाई बढ़ गई। फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, या मान लो डेलिबरेटरी किसी ने सप्लाई कट कर दी, जैसे अभी आपने प्रीवियस ईयर में देखा था कि अनियन का जो है दाम काफी बढ़ गया था। उसका एक रीजन ये भी था क्योंकि लोगों ने, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने अनियंस जो अपने वेयर हाउसेज में स्टोर करके रखे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अभी इसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, बाद में इसका प्राइस जब बढ़ जाएगा तो हम इसकी जो है अभी सप्लाई कम हो जाएगी तो बाद में सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। सो ये होता है डेलिबरेटरी सप्लाई को कट करना। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन और साथ में इसका एनालिसिस समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हेल्प टू रेज इंटरेस्ट रेट अनएम्बिगुअसली एंड देयर बाय लेड टू एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इसमें से किसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और करेंसी जो है अप्रिशिएट होगी। सो इसका अब देखते हैं हम कैसे क्या है। ए ऑप्शन इज एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये तो गलत है, क्योंकि अगर आप फिस्कल पॉलिसी भी एक्सपेंशन में लेके जाओगे और मॉनेटरी पॉलिसी भी, तो आपका गलती हो जाएगा। Contractionary fiscal and monetary policy, this is also wrong. C is contractionary fiscal policy and expansionary monetary policy, ये भी गलत है। D is contractionary monetary policy and expansionary fiscal policy, this is right. अब ये कैसे राइट है? अब देखो, आपकी सीधी सी बात है, आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, तो हमारे दो टाइप के होते हैं। मैं यही बता देती हूँ आपको, दो टाइप से हमारे, एक होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो आपका बैंक देखता है, और फिस्कल पॉलिसी जो आपके गवर्नमेंट देखेगी। अगर आपके बैंक ने, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी ने, इंटरेस्ट रेट जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है उसको फॉलो किया, इट मीन्स वो अब ज्यादा पैसे लैंड आउट नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो मार्केट में डिमांड बढ़ाना चाहता है। तो लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है पैसा लेने की, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, वो पैसे मतलब अपनी जो है मुट्ठी को बंद करके रख रहा है, पैसा लैंड आउट नहीं करना चाहता है। तो अगर 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग लोन लेना चाहते हैं बट बैंक दे नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो इसलिए उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। लेकिन गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी करनी पड़ेगी अप्रिशिएट करने के लिए पैसा। एप्रिसिएशन का मतलब होता है, जैसे अभी मैं आपको यहाँ बता रही थी, $1 अगर 90 रुपए के बराबर है, अब $1 100 रुपए के बराबर हो गया, तो ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। तो गवर्नमेंट को इतना पैसा मार्केट में उतारना पड़ेगा कि दोबारा से आपका $1 जो है 90 रुपए के बराबर आ जाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दोबारा बता देती हूँ, अगर आपके आज की तारीख में $1 70 रुपए हो गया है, ठीक है, गवर्नमेंट चाहते वो 70 ही रहे, या हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाए, $1 60 रुपए के बराबर आ जाए, तो गवर्नमेंट को इतने रुपीस मार्केट में उतारने पड़ेंगे जिससे आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, जब भी हमारी अमाउंट कम होती है उसको एप्रिसिएशन माना जाता है, उसको अच्छा माना जाता है। जब भी अमाउंट बढ़ जाती है रुपीस के टर्म्स में, तो वो डेप्रिसिएशन होता है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है इंडियन करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में। सो बेसिकली जब आपका जो इंटरेस्ट रेट है
जो बैंक्स है आपके मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी फॉलो करेंगे और आपका जो फिस्कल पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी हो, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा आपका पैसा मार्केट में उतार देगी, मार्केट में वो उतार देगी, जिसकी वजह से पैसा ज्यादा हो जाएगा, डॉलर कम रह जाएगा, डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, तो वो आपके उस टाइम पर जो है अप्रिसिएशन हो जाएगा इंडियन करेंसी का। सो इसलिए इसका आंसर डी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपका स्टार्टिंग में मान लो ये आपकी गवर्नमेंट है और ये आपका बैंक है, आरबीआई लगा लो, आप कुछ कोई भी बैंक लगा लो, मान लो गवर्नमेंट ने जाके बोला आरबीआई से आप मुझे 100 करोड़ का लोन दे दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर है वो भी जाके बैंक से बोलता है कि आप मुझे भी 100 करोड़ का लोन दे दीजिए। अब आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देगा क्योंकि गवर्नमेंट को लोन देना सबसे सेफ एसेट माना जाता है। गवर्नमेंट नेवर डिफॉल्ट्स, आपकी गवर्नमेंट कभी भी आपका पैसा लेके भागेगी नहीं, चाहे उसको प्रिंट करके आपको पैसा देना पड़े लेकिन वो पैसा जरूर देगी। सो आरबीआई जो है वो आपको गवर्नमेंट को ही दे देगा 100 करोड़ का लोन, ठीक है। इस चक्कर में जो बेचारा प्राइवेट इन्वेस्टर था उसको तो लोन मिला नहीं, तो मान लो उसको एक स्कूल खोलना था, ठीक है, तो अब वो स्कूल खोल नहीं पाएगा, जिस वजह से आपके जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो फिलहाल के लिए क्राउडिंग आउट हो गए हैं। क्या हो गए? क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़, आउट मतलब बाहर चले गए। तो आपका जो ये सिनेरियो चल रहा था लोन का आप आदान प्रदान कह सकते हैं, इससे आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है क्राउडिंग आउट हो गए। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने जो 100 करोड़ लोन लिया ऑब्वियसली वो इसको अपने घर में तो रखेगी नहीं, इसको आपके वेलफेयर के लिए यूज करेगी, कुछ स्कीम्स में डाल देगी, कुछ स्कूल्स में डाल देगी, ठीक है, कुछ किसी और काम में लगा दिया। तो यहां से जब गवर्नमेंट स्कूल में पैसा डालेगी तो जो भी इन्वेस्टर्स थे स्कूल बनाने का सोच रहे थे वो यहाँ पे आके क्राउडिंग इन हो जाएंगे लेटर ऑन। स्टार्टिंग में तो क्राउडिंग आउट हो गए क्योंकि उनको डायरेक्ट पैसा नहीं मिला, लेकिन जब गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव लेगी किसी भी स्कीम के तहत कि आप आओ और जो भी इसमें स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है हम उनको खुद से इतना लोन दे रहे हैं इसी पैसे में से कम इंटरेस्ट रेट पे, तो ये आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है वो क्राउडिंग इन हो जाएंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग, मतलब अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कॉन्ट्रैक्शन हो गई, वो बाहर चला गया क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम की, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्योंकि अगर मान लो ये 100 करोड़ जो है पैसे गवर्नमेंट देती ही नहीं बाद में किसी भी स्कीम के तहत, और गवर्नमेंट ने ये 100 करोड़ बाहर लोन कर दिए, फॉर एग्जांपल किसी कंट्री को लोन कर दिया ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर था ये आपका क्राउडिंग आउट ही रहता, ना इसको यहां से लोन मिल पाया 100 करोड़ का, ना गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली, तो ये हमेशा ही क्राउडिंग आउट रहता। अगर ये हमसे पूछते कि गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्शन किया बाद में एक्सपेंशन किया तो प्राइवेट इन्वेस्टर का क्या होगा, तो लेटर ऑन प्राइवेट इन्वेस्टर आपका क्राउडिंग इन हो जाता है, तब हम इसका आंसर क्राउडिंग इन करते। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा कि गवर्नमेंट ने डेफिसिट स्पेंड किया, कम स्पेंड किया या स्पेंड किया ही नहीं हो, तो क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो क्राउडिंग आउट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसमें से? देखो, इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, allocation of funds at national and state level, design strategies and long term policies and program frameworks। बेसिकली जब आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं भी पता है तो भी घबराना नहीं है, मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ कैसे सॉल्व करना होता है। जब भी आपको यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन देता है, पहली बात तो इसमें से आपके जो तीनों जो है तीनों ठीक होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन कौन से पॉजिटिव स्टेटमेंट है, साथ ही में आपको देखना है वो आपकी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो आपकी क्वेश्चन के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। फर्स्ट ऑप्शन इज इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। क्या नीति आयोग इम्पोज करता है कुछ भी? जब भी आपका यूपीएससी ऐसे स्ट्रेस देगा किसी वर्ड पे, इम्पोज करना, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करना, वो नेचुरली जो वर्ड्स है वो रॉन्ग होते हैं क्योंकि इतना ज्यादा जो है आपको स्ट्रेस करके नहीं बोलना, और वैसे भी जो नीति आयोग है वो आपकी एक एडवाइजरी बॉडी टाइप है तो वो इम्पोज नहीं कर सकता। सो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सेकंड, अलोकेशन ऑफ फंड्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। अगर नीति आयोग आपका फंड्स एलोकेट करने लग गया तो आपका फाइनेंशियल कमीशन क्या करेगा? स्टेट का भी और सेंटर का भी। आप इस तरीके से सोचिए, उसका कॉन्ट्रास्ट सोचिए आप, ठीक है। सो ये वाला भी गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, डिजाइन स्ट्रेटेजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। अभी मैंने आपको बताया था ये एक एडवाइजरी बॉडी है, तो ये डिजाइन कर सकती है स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बता सकती है और फ्रेमवर्क आपके प्रोग्राम्स जो है उनके बारे में एडवाइस दे सकती है। सो ये आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है और क्वेश्चन से लिंक भी हो रही है। तो अगर आपको आंसर नहीं भी बताता तो भी आप इस तरीके से अपने आंसर तक पहुंच सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ओनली 3, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए ये हमारा है कमिटीज के ऊपर।
द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय। किस कमेटी ने हमें बताया था कि पर मंथ के हिसाब से आपको पॉवर्टी डिफाइन करनी है। सो ये 4 कमेटी, खाली मैं आपको आंसर बता दूं, तेंदुलकर कमेटी इसका आंसर है वैसे, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होगा, तो हम इसका एनालिसिस करते हैं साथ में कि आपको इसमें किस तरीके से करना था। अब देखिए, ये हमारे है अलग कमेटी, सबसे पहले जो आई थी 1979 के टाइम पर। इसमें बोला था कि अर्बन का जो इनटेक होगा एडल्ट का वो 21,000 कैलोरीज होगा, सॉरी 2100 कैलोरीज होगा, और रूरल का होगा 2400 कैलोरीज। ठीक है। सिमिलरली लाखड़वाला कमेटी ने हमें बोल दिया 1993 में आपकी आई थी कि कैलोरीज इनटेक, साथ में क्लोथिंग और शेल्टर के बारे में बात की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी आपकी सुरेश तेंदुलकर कमेटी ही होती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है आपकी वो तेंदुलकर कमेटी होती है, जो कि 2005 से 2009 के बीच आई थी। इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। ये एक तो प्लानिंग कमीशन के टाइम पे सेटअप हुई थी। ठीक है। इन्होंने दे डिफाइन पॉवर्टी लाइन एज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। इन्होंने हमें कहा कि मंथली बेसिस पे आपका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पॉवर्टी लाइन में क्या रहेगा। रूरल जो है 816 रुपीज कमाएंगे पर मंथ, और अर्बन जो है ₹1000 पर मंथ कमाएंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी, परसेंटेज ऑफ इंडियंस लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, अब इन्होंने अपना डाटा दिया था, ये 2011-12 सर्वे के ऊपर बेस्ड है। 21.9% ऑल ओवर इंडिया में पुअर थे उस टाइम पे, 25.7% रूरल इंडिया में थे, 13.7% अर्बन में थे। ठीक है। सी रागा रंजन कमेटी आई 2012 और 14 में। इन्होंने क्या कहा, सेटअप बाय, ये भी प्लानिंग कमीशन ने किया था। दे सजेस्टेड पॉवर्टी लाइन ऑन मंथली एक्सपेंडिचर फॉर फैमिली। इन्होंने फैमिली के बेस पे किया कि आपकी मंथली तो होगा, लेकिन जिस फैमिली में 5 मेंबर रहते हैं या जो 5 लोगों की फैमिली है उनके बेसिस पर। इन्होंने कहा अगर कोई फैमिली 5 मेंबर्स की 4,860 रुपीज रूरल में कमा रही है और 7,035 जो रुपीज है वो अर्बन में कमा रही है, तो वो पुअर नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपकी मंथली बेसिस पे किया था तेंदुलकर कमेटी ने, और इन्होंने क्वेश्चन में हमसे वही पूछा है, इसलिए इसका आंसर होता है तेंदुलकर कमेटी। Next question is, which of the following are the submissions of the National Skill Development Mission? National Skill Development Mission के अंडर क्या आपके सबमिशंस है? अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, किसी ने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बता रही हूँ मैं किस तरीके से आपको ये अटेम्प्ट करना है। सो इसमें आपके तीनों ही आंसर हो जाएंगे। अब किस तरीके से, अब आप कोई भी गवर्नमेंट जो है, मान लो मिशन लेके आते हैं, स्किल डेवलपमेंट का हो गया, और वो भी नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है आपकी, तो उसमें वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट देगी, क्योंकि क्यों नहीं देगी सरकार, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ी ला रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए ला रही है। सो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लेवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज्यादा से ज्यादा मॉडिफाई करेगी फॉर द सोशल वेलफेयर। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, तीनों ही आपकी नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन से आप रिलेट करके देख सकते हैं, इसमें फिजिबल हो रही है। तो इसलिए इसका आंसर है सी। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आपको अटेम्प्ट करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोषण अभियान। अब देखो, इसको भी देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ, सिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है इनकेस आपको नहीं आता है। ठीक है। यूपीएससी के क्वेश्चंस में आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ हिंट जरूर छोड़ के जाएगा, जिसका ही आपको फायदा उठाना है। आपको बिल्कुल क्लेवर रहना है अपना पेपर सोल्व करते टाइम। ठीक है। फर्स्ट इज इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी। अब पोषण अभियान है, तो ये कह रहे हैं हम इंटर सेक्टोरल, इंटर मतलब दो के बीच का जो गैप होता है, जैसे अगर 2 फिंगर्स के बीच का गैप है, ठीक है, दिस इज इंटर। ठीक है। और अगर एक ही पोर्शन के 2 का गैप है तो इंट्रा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस, मतलब हम 2 सेक्टर की कन्वर्जेंस करा देंगे जिससे बेटर सर्विस डिलीवरी हो। ऑब्वियस सी बात है, आपका पोषण अभियान है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, सर्विस सेक्टर अच्छे से डेवलप कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको कन्वर्जेंस तो करवानी ही पड़ेगी ना। तो ये स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव भी है और इससे फिजिबल मतलब मैच भी हो रही है। सेकेंड, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज ICT फॉर रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे जिससे आपको पता चल सके पूरा डाटा वुमेन एंड चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, ये भी ठीक है। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। अब इसके बाद इसी पेपर में हमारे क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट है, सॉरी 65 से स्टार्ट है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। सो अब हम ये देख लेते हैं। तो देखिए हमारे 65th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर दैट कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉम्बैटिंग इन्फ्लेशन। दोबारा से इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने उसको आपका सारा समराइज करके बता दिया है। तो देखिए दोबारा से क्वेश्चन आ गया। ए ऑप्शन इज इंक्रीजिंग द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड पॉलिसीज।
ठीक है, ये हमें बताना है इसमें से क्या गवर्नमेंट यूज करेगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम डिफेंस और पुलिस पे नॉन प्लान मतलब धड़ाधड़ पैसा खर्च देंगे तो थोड़ी ना आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, तो ये तो गलत हो गया। प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट, नहीं, आप सब्सिडी भी नहीं दे सकते तो गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं बचेगा, गलत। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स, यस ये ठीक है। अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, अभी 2% पे मान लो सरकार लोन दे रही है लेकिन फिर 3% पे दे तो सरकार के पास पैसा बच जाएगा और इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आ जाएगी, तो ये ठीक है। रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो, अब CRR, ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जो भी बैंक्स होते हैं उनको कुछ पैसा जो है रखना होता है अलग से साइड पे। सो इसका इन्फ्लेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका बैंकिंग सेक्टर का टॉपिक है कि बैंक्स को कुछ पैसा RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पैसा साइड पे रखना होता है कि अगर मान लो किसी को बैंक ने लोन दिया और वो लोन वापस ना कर पाए तो जो उन्होंने पैसा बाकी लोगों से ले रखा है वो उस पैसे में से उठा के बाकी लोगों को पैसा दे सके, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कि हमने कुछ कैश को रिजर्व करके रख लिया। सो ये इससे बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं करता है, तो इसलिए हमारा आंसर सी होता है कि अगर सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो सरकार को पैसा मिल जाएगा और लोगों से पैसा चला जाएगा, तो आपकी जो है इंटरेस्ट रेट जो है इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66, इसमें देखते हैं हम, द सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड, अगर धीरे धीरे आपका प्राइस लेवल बढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्लेशन। लेकिन अब हम ये चारों टर्म्स पढ़ेंगे। देखो, डिफ्लेशन आपको पता ही चल गया, अगर आपका धीरे धीरे जो है प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन, डिवैल्यूएशन, रिसेशन, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिसेशन। रिसेशन आपका क्या होता है? अगर इकोनॉमी में क्राइसिस चल रहा है, मतलब आपकी GDP की वजह से आपका जो है डिमांड बढ़ नहीं रही है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल तंगी की सिचुएशन है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिसेशन, ठीक है। डिवैल्यूएशन होता है करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अगर $1 70 से 90 रुपए की हो गया, मतलब अगर $1 पहले 70 रुपए था, अब $1 90 रुपए हो गया, तो पहले मुझे इसी पेन के लिए 70 रुपए देने पड़ते थे, अब मैं इसी पेन, अगर ये फॉरेन का पेन है, इसी पेन को लेने के लिए 90 रुपए दूंगी, तो डिवैल्यूएशन होगी, करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू हो गई, मतलब कम हो गई, ठीक है। और स्टैगफ्लेशन आपका होता है इन्फ्लेशन बढ़ रही है लेकिन उसके साथ साथ आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसी का उल्टा हम फिलिप्स कर्व में देखेंगे, जो मैं अभी आपको समझाऊंगी आगे, कि फिलिप्स कर्व में होता है आपका इन्फ्लेशन बढ़ रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो एक मॉडरेट लेवल की इन्फ्लेशन जो होती है आपके 2 to 6% वो अच्छी होती है, ठीक है। ये हमें RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मैंने आपको बताया था। मैं लास्ट में आपको 5 इंपॉर्टेंट, क्या कह सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, उसमें मैंने कवर कर रखा है। लेकिन अभी स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, जिसका फायदा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जा रही है और लोगों के पास बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। सो इसलिए इसका आंसर डिफ्लेशन है कि अगर आपका एक सस्टेन्ड जो है डिक्रीज होती जा रही है प्राइस लेवल, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। पॉवर्टी इंडेक्स में से आप इसमें से कौन सा इंक्लूड करोगे? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कोई मतलब नहीं है, कोई बच्चा मान लो 10 साल तक स्कूल, मतलब 10th तक स्कूल गया है, कोई 8th तक गया है, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। लिटरेसी रेट का कोई मतलब नहीं हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कोई मतलब नहीं हुआ, पर कैपिटा इनकम, नेशनल मल्टी डायमेंशनल, अच्छा यार ये कैसे हो सकता है इसका आंसर? सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये मैं चाहती हूँ आपको, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए आप। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम, इन चारों में से आप क्या इंक्लूड करोगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में? ये आप सभी कॉमेंट करोगे ये वीडियो एंड होने के बाद। देखते हैं आप सभी को कितना पता है इस बारे में, ठीक है। कॉमेंट जरूर करना क्योंकि ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, अपने कॉमन सेंस यूज करना, आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। 68 क्वेश्चन इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी और इन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड। अब आपकी वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई जिसकी वजह से आपके टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, हमारे जो ताऊजी वगैरह होते हैं, ठीक है, पापा वगैरह बोलते हैं कि भाई अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इस वजह से हम इतना ज्यादा खुद को उस तरीके से अडेप्ट नहीं कर पा रहे, तो हमसे ये कंप्यूटर पे काम नहीं किया जा रहा, इस तरीके से फोन ऑपरेट नहीं किया जा रहा। तो चलो अगर वो कोई गवर्नमेंट
सर्वेंट है तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट वाला जो पर्सन है वो तो जॉब नहीं कर पाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और उनके पास वो स्किल्स नहीं है। सो उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं? सो उसी को वैसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब क्योंकि ये आपका स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब क्योंकि उस पर्सन के पास वो स्किल्स नहीं है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपके होते हैं जो आपकी मिडिल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, मतलब पहले आप एक काम करते थे, अब आपने वो काम छोड़ दिया, अब आप दूसरी जॉब की तलाश में है, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो बीच के टाइम पीरियड आप अनएम्प्लॉयड रहे। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है आपकी एक साइकिल में आप एक लूप में अनएम्प्लॉयड रह जाते हो, मतलब एक पूरा टाइम पीरियड हो गया इस तरीके से। और डिसगाइज होती है आपकी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, इसका दूसरा नाम होता है हिडन, मतलब छुपी अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है आपका, अगर एक मान लो ये खेत है, इसमें 10 वर्कर्स की जरूरत है लेकिन है 20 वर्कर इसमें जो भी काम कर रहे हैं, तो ये जो 20 वर्कर हैं ये फालतू का काम कर रहे हैं क्योंकि आउटपुट 10 से भी 100 निकलेगा और 20 से भी 100 निकलेगा। तो ये जो 20 वर्कर्स की है एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट कह लो आप इसको, दिस इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको इसलिए हम बोलते हैं इसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, जिसका हम ग्राफ इस तरीके से इन्वर्टेड यू बनाते हैं, वो एक टाइम तक तो पीक दिखाएगा लेकिन उसके बाद वो आपका डिक्रीज होता जाएगा। ये देखो, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व होता है इन्वर्टेड यू। ये एक टाइम तक तो आपका पीक तक दिखाएगा जिसमें आपकी हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रहेगी, लेकिन जहां आपने 10 की जगह 11, 12 ऐसे कर करके 20 वर्कर शुरू कर दिए तो एक टाइम ऐसा आएगा ये 20 वर्कर्स आपका काम खराब करने लगेंगे, इसलिए आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होने लग जाएगी लेटर ऑन। ठीक है, अब हमारा इसमें इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम, करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है तो ऑब्वियसली बात है हम हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे, तो ये हमारा करेक्ट होता है। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ये तो गलत है। गलत नहीं इन द सेंस ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं। आप यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कैसे कर सकते हो? यूनिवर्सल मतलब पूरे सबकी, तो ये तो मतलब अगर एक भी पर्सन रह गया तो वो तो आपका जो है गलत हो जाएगा। सो इस वजह से ये ऑप्शन फिजिबल नहीं है प्रैक्टिकली देखे तो। थर्ड इज ऑग्यूमेंटिंग फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री। हाँ, कंट्री में हम क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होता है 1 and 3, दैट इज ए। क्योंकि अब सेकंड ऑप्शन देखो, आप खुद भी सोचो, अब कोई चीज यूनिवर्सली, क्या अगर एक आप मान लो कोई बुक लॉन्च करने जा रहे हो तो क्या आप यूनिवर्सली वो बुक सबको दे सकते हो? अगर 1% भी रह गया तो आपकी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। यही कैच वर्ड्स होते हैं जो आपको यूपीएससी में पकड़ने होते हैं। और फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है और क्वेश्चन के साथ मैच हो रही है। तो इन केस आपको इसका आंसर नहीं पता था, आपने स्कीम नहीं पढ़ी थी, तो भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा पीवाईक्यू का एनालिसिस खत्म होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। आइए जल्दी से उनको देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं अपना डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है। देखिए, आपका जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे अगर एक पर्सन ए है, वो 100 रुपए कमा रहा है, उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई 110 हो गई। ठीक है, 10% का इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भी 10% से बढ़ गई। तो बेसिकली देखे तो वो 100 रुपए के मान लो 4 एप्पल खरीद सकता था, वैसे भी सेब बहुत महंगे हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जोक्स अपार्ट, सो वो 100 रुपए के 4 एप्पल खरीद सकता था, तो लेकिन अब उसकी सैलरी तो बढ़ी लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, तो उसकी परचेजिंग पावर तो 0 ही हो गई दोबारा से, क्योंकि जितने 4 एप्पल वो पहले 100 में खरीदेगा, अब उतने ही वो 4 एप्पल 110 के खरीदेगा, क्योंकि साथ में आपकी महंगाई भी बढ़ गई। ये होता है आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर हम बात करें रियल इंटरेस्ट रेट की, इसमें आपका देखा जाता है बेस ईयर से। सो हमारा जो बेस ईयर है अभी, वो हम ले रहे 2011-12 को, मतलब हम ले नहीं रहे, यही हमारा ऑफिशियली बेस ईयर है। इसमें आपके मान लो 11-12 में जो महंगाई थी वो 5% थी, और अभी 2023 में आपकी महंगाई हो गई है 10% बढ़ के। तो कितना परसेंट महंगाई बढ़ गई? 5%। और अभी जो पर्सन की सैलरी थी वो 100 थी, और मान लो 100 से बढ़ के वो गई 110। ठीक है, सो बेसिकली देखा जाए तो 5% से 10% महंगाई बढ़ी, तो ये जो 5% आपका है ये रियल इंटरेस्ट रेट है। तो जब आप अपने बेस ईयर से कंपेयर करते हो, ठीक है, मतलब बेस ईयर में अगर वही बंदा 100 रुपए कमाता था तो वो 100 के 4 एप्पल ले सकता था, क्योंकि महंगाई थी 5%।
लेकिन अगर महंगाई सिर्फ और जो है 5% ही बढ़ी है, तो अभी 2023 में 110 हो गई है उसकी सैलरी, तो अभी भी वो आपके 4 से 5 एप्पल मतलब 4 to 5 एप्पल जो है वो परचेज कर सकता है, क्योंकि महंगाई केवल और केवल 5% बढ़ी है अगर हम बेस ईयर से कंपेयर करें। लेकिन अगर खाली इस साल की देखते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में पूरी 10% बढ़ गई थी, तो वो होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर तो वो कंपेयर हो रहा है बेस ईयर से मतलब पहले से, तो उस टाइम की इन्फ्लेशन से अब के इन्फ्लेशन में जो भी इंक्रीमेंट आएगा वो बोलोगे आप रियल इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर आप खाली बात करोगे इस प्रेजेंट ईयर की, प्रेजेंट ईयर में इन्फ्लेशन कितनी हुई है, तो आप बोलोगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि अगर आप बात करोगे बेस ईयर के टाइम से अब तक कितनी महंगाई बढ़ी होती है और वो इंटरेस्ट रेट का जो गैप आएगा उसको हम बोलते हैं आपका रियल इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर आप बात करोगे खाली आज की, या मैं बोल दूं आपको 2022 की कितनी इन्फ्लेशन थी, खाली 22 वाले साल की मान लो 15% थी, तो ये आपका हो जाएगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो कि प्रेजेंट का है। ठीक है, सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है दो कर्व्स का। फिलिप्स कर्व क्या होती है आपकी और गिनी कर्व क्या होती है। फिलिप्स कर्व होती है अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी। अब कैसे देखते हैं, ये आपकी इन्फ्लेशन इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है, और यहाँ आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ये हमारा एक देखिए मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, इस एरिया को देखिए आप, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो आपकी इस तरफ डिक्रीज होगी, लेकिन इन्फ्लेशन ज्यादा है क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी ऊपर की तरफ इंक्रीज होगी। मान लो 1 2 में ऐसे नंबर डाल दो 3 4 5 6 7, ठीक है, और मैं यहाँ डाल दू 5 और यहाँ डाल दू 10। ठीक है, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इस साइड बढ़ेगी, तो जब उस तरफ आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम हो रही है, और इस तरफ आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम है, सिर्फ 5 लोग हैं जो आपकी अनएम्प्लॉयड है, लेकिन इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा है यहाँ पे आपकी, ठीक है, 4.9 समथिंग है। सो जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाती है। इसका रीजन ये होता है जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो आपकी ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री जो है इंक्रीज स्टेब्लिश होंगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे हम फैक्ट्री बनाएं, जिसकी वजह से आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी, और जॉब इंक्रीज हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई। ठीक है, सेकंड हमारा है गिनी कर्व। इसमें क्या होता है आपका, इसको हम परफेक्ट इक्वालिटी कर्व बोलते हैं। ये क्योंकि हमारी परफेक्ट इक्वालिटी लाइन है, दिस इज परफेक्ट इक्वालिटी लाइन। अगर हमारी ये कंट्रीज होती हैं बेसिकली आपकी, अगर ये जो आपकी कर्व है ये गिनी कर्व है, अगर ये प्रॉपर इसके ऊपर आ जाए परफेक्ट इक्वालिटी लाइन के, अगर एरिया जो ए है वो आपका 0 हो जाए, ये इसका फॉर्मूला है गिनी कोफिशिएंट का, एरिया ए अपॉन एरिया ए प्लस एरिया बी। अगर तो एरिया ए 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 अपॉन 0 और एरिया बी आपका कुछ भी रहे टिल इन्फिनिटी, तो ये आपका टुवर्ड्स 0 आ जाएगा। ठीक है, आंसर जो आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है तो पूरी फ्रैक्शन ही 0 हो जाएगी, तो गिनी कोफिशिएंट आपका 0 से 1 के बीच होता है। तो अगर आपका आंसर टुवर्ड्स 0 है, इट मीन्स आपकी कंट्री में परफेक्ट इक्वालिटी है। ठीक है, ये लर्न रखना, क्योंकि एग्जामिनर आपको इस तरीके से फंसाएगा, आपको 1 की तरफ परफेक्ट इक्वालिटी लिख के दे देगा, लेकिन इसमें उल्टा होता है, 0 की तरफ है तो परफेक्ट इक्वालिटी। क्योंकि आप ये देखो ना, रट के मत जाओ, ये जो कर्व है हमारी, अगर ये कर्व आपकी इसके ऊपर इसको मतलब इनसाइड ऐसे कोलाइड कर जाए, ठीक है, इसके ऊपर ही चली जाए, तो ये एरिया तो पूरा खत्म ही हो जाएगा बीच वाला, तो इट मींस ए की वैल्यू 0 हो गई, और फॉर्मूला है एरिया ए अपॉन एरिया ए प्लस बी, तो बी कुछ भी हो, अगर न्यूमरेटर में 0 तो पूरी फ्रैक्शन 0 हो गई, तो 0 की तरफ आंसर आएगा, तो परफेक्ट इक्वालिटी है। अगर एरिया ए आपका बढ़ता जा रहा है इस तरीके से, मान लो ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो ऊपर वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, तो वो आंसर आपका 1 की तरफ आएगा, दैट इज आपकी इनइक्वालिटी कंट्री में ज्यादा। ये मेजर कर्व जो है मेजर करती है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का। ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि अगर $1 हमारा अभी 70 आज के टाइम पे, और कल वही $1 आपका 90 हो गया, तो ये आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। लेकिन अगर $1 हमारा 70 है और वो 60 हो गया कल को, तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ये पेन मान लो फॉरेन किसी कंपनी ने बनाया है, ठीक है, कोई भी आप कंपनी ले लो, वैसे ये फ्लेयर्स का पेन है, आप मान लो ये फॉरेन कंपनी है फ्लेयर्स की, ठीक है, तो क्या होता है, अगर ये मान लो आज मैं उनसे पेन खरीदने गई तो मैंने उनको 70 रुपीज दिए, बट वो मुझसे 70 रुपीज नहीं लेंगे, वो बोलेंगे हम तो डॉलर में एक्सेप्ट करेंगे, तो हम आरबीआई के पास जाएंगे, हम उनको बोलेंगे आप हमें $1 70 रुपीज ले लो हमसे और $1 दे दो, तो आरबीआई दे देगा $1, हम जाके पेन खरीद लेंगे। अब कल ये पेन 90 रुपीज का हो गया, तो अब फिर हम आरबीआई के पास जाएंगे, हमें आरबीआई को 90 रुपीज देने पड़ेंगे ये पेन लेने के लिए, तब वो हमें $1 देंगे, तो गए ना जेब से 20 रुपए ज्यादा, सो इसलिए इसको बोला डेप्रिसिएशन। सिमिलरली अगर एप्रिसिएशन हो जाता तो हम 70 रुपए लेके आए थे पहले आरबीआई से, लेकिन अब हम देंगे उनको 60 रुपए दे देंगे, आरबीआई हमें $1 दे देगा, तो जेब से 10 रुपए कम देने पड़े, तो करेंसी एप्रिशिएट हो गई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
हमारे लास्ट के फाइनल 2 टॉपिक्स हैं चीप, अकोमोडेटिव, एक्सपेंशनरी, मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होता है आपका, जब भी आपको ये वर्ड्स लिखे हुए मिले, इट मीन्स गवर्नमेंट अभी आपके खुशनुमा मूड में है। इट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो पैसा जो है, जो रुपीज है आपके, वो मार्केट में पंप कर रही है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लिखे गवर्नमेंट इज फॉलोइंग या आरबीआई इज फॉलोइंग चीप मॉनेटरी स्टांस या गवर्नमेंट इज फॉलोइंग एक्सपेंशनरी फिस्कल स्टांस, मतलब जो रुपीज है आपके वो पंप हो रहे हैं इन मार्केट में, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, इसमें आपके इंटरेस्ट रेट जो है कम हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको मिले डियर, टाइट एंड कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी स्टांस, इट मींस इन्फ्लेशन आपकी ज्यादा हो रखी है, तो इंटरेस्ट रेट आपके आरबीआई भी और गवर्नमेंट भी बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक आरबीआई, जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आरबीआई में क्या होता है आपका, सबसे पहले तो आरबीआई जो है आपके कैसे फॉर्म होती है। आरबीआई में आपकी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई की साइड से आते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से आएंगे। ये 4 इयर्स के लिए सर्व करेंगे। इसमें आपका जो आरबीआई के मेंबर्स होते हैं उसमें से एक जो है आरबीआई के गवर्नर भी रहते हैं हमारे, और आरबीआई के गवर्नर के पास ही आपकी कास्टिंग वोट होती है। कास्टिंग वोट जैसे हमारे स्पीकर के पास जो है वीटो पावर होती है, आपको पता ही है। सिमिलरली आरबीआई के गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होती है कि वैसे तो ये वोट नहीं करेंगे, लेकिन अगर टाई हो जाता है किसी भी मुद्दे पे जब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कमेटी है तो इनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी पड़ती है 2 to 6% के बीच। ये इस तरीके से रिकमेंडेशन देंगे जिससे आपकी इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल रहे, जीडीपी आपकी हमेशा 4% के से ज्यादा ही ग्रो करती रहे, इस तरीके से। ठीक है, सो वैसे तो ये रिकमेंडेशन देते टाइम जब वोट करेंगे तो आरबीआई गवर्नर नहीं करेंगे, लेकिन जब अगर टाई हो जाएगा तो कास्टिंग वोट ये जरूर कर देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आरबीआई की 2 साइड्स होती है, एक साइड एसेट, एक साइड लाइबिलिटी। एसेट्स वो चीज है जो आपकी खुद की है, मतलब जिसके लिए आप किसी पर्सन को लायबल नहीं हो। जैसे आरबीआई का खुद का गोल्ड हो गया, फॉरेक्स रिजर्व हो गए, उसके पास जितने भी डॉलर पड़े हैं, रेनिन भी पड़े, यान पड़े, ये सब जितनी भी करेंसी है ये सब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो गए। और वो लोन जो इसको वापस मिलेंगे, इसने किसी को दे रखे लेकिन इसको मिलेंगे, इसका जो पैसा है दैट इज एसेट्स। लेकिन लायबिलिटी जो है इसको देनी है, मतलब उधार एक तरीके से। तो जितने भी करेंसी सर्कुलेशन में आपका 10 का, 20 का, 100, 200, ये सारे 1000 नोट्स, 2000 के नोट्स, ठीक है, सॉरी 1000 का तो नहीं है, 2000 के नोट्स ये सब। ठीक है, ये आप जब भी आरबीआई के पास पैसा लेके जाओगे तो और आप उसको बोलोगे हमें आपके इस नोट पे भरोसा नहीं है, तो आरबीआई लायबल है आपको उसके बदले सोना देने के लिए या जो भी आप चाहोगे वो देने के लिए, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि वो उसकी लायबिलिटी है, उस पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर आपने देखे हो तो। सो लायबिलिटी वो चीज है जो उसको वापस करनी पड़ेगी। तो जितने भी करेंसी सर्कुलेशन में है, जितना भी डिपॉजिट्स जो है बैंक का आपका है आरबीआई के पास और गवर्नमेंट का है आरबीआई के पास, क्योंकि जैसे अगर मान लो गवर्नमेंट ने जाके कुछ डिपॉजिट करवाया है आपका आरबीआई में, तो आरबीआई को वो डिपॉजिट वापस तो करना है ना गवर्नमेंट को, सो दैट इज लायबिलिटी। सिमिलरली लोन्स टेकन, जो आरबीआई ने आपके अलग अलग जगह से, इंस्टीट्यूशन से या किसी फॉरेन कंट्री से लोन ले रखा है, उसको वापस करना पड़ेगा, वो उसके पैसे नहीं है, सो वो लायबिलिटी हो गया। सो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स जो आरबीआई के खुद के हैं उसको किसी को देने नहीं है, ठीक है, उसके पास जो भी पैसा आ रहा है उसका पैसा। लायबिलिटी जो हो गई उसको वापस करना है, लोन्स वापस करने हैं या गवर्नमेंट ने अपने डिपॉजिट्स करवा रखे हैं, बैंक ने अपने डिपॉजिट करवा रखे हैं, वो सब उसकी लायबिलिटी हो गई। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।